लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। घुसपैठियों को चुन चुनकर हटाने का आश्वासन। फेक कंटेंट हटाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम और मजबूत उछाल के साथ शेयर बाजार का समापन। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया है। यह आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। इसे 2 चरणों में किया जाएगा। पहले मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी और फिर लोगों की गिनती, जिसमें करीब 30 लाख जमीनी कर्मचारियों और 1 करोड़ 2 लाख मानव दिनों का रोजगार सृजन शामिल होगा। इस बार जाति गणना और स्वगणना के विकल्प भी होंगे और डेटा सभी हितधारकों को उपयोगी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। कैबिनेट ने कोल सेतु नीति में सुधार को भी मंजूरी दी है, जिससे कोयला वितरण और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकेगा। कृषि क्षेत्र में इस साल नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 12,100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, ताकि किसानों को बेहतर मूल्य और उत्पादन को बढ़ावा मिले। साथियों, आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूं। संसद के शीतकालीन सत्र में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए पूरक मांग प्रस्तुत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध प्रवासियों को पता कर हटाने और निष्कासित करने का आश्वासन दिया और विपक्ष पर वोट चोरी फैलाने का आरोप लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन ड्यूटी और किराया नियंत्रण पर चर्चा की, जबकि विपक्ष ने उड्डयन क्षेत्र में मोनोपोली और एयरलाइन संकट पर चिंता जताई। राज्यसभा में सुधा मूर्ति ने बच्चों की मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किया। अन्ना और आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं, पूर्व सीएजी रिपोर्ट, दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या और उड़ान योजना के सुधारों पर भी व्यापक बहस हुई। खेल और उद्योग क्षेत्र में भी सांसदों ने स्थानीय उत्पादन, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजनाओं पर प्रश्न उठाए। कुल मिलाकर आज का सत्र बहुविषयक रहा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन और कृषि से जुड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इससे पहले लोकसभा ने पूर्व स्पीकर और गृहमंत्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी। दोनों सदनों ने 2001 के संसद हमले में शहीद हुए वीरों को भी याद किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सूचना आयोग में नियुक्ति के लिए चुने गए नामों में पिछड़ी जातियों के लोगों को शामिल नहीं किया गया। सरकार ने राहुल गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 8 नामों में से 5 नाम पिछड़ी जातियों के हैं। इनमें 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी, 1 अल्पसंख्यक और 1 महिला शामिल है। बुधवार को पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की 3 सदस्यों की समिति ने संसद के प्रधानमंत्री कक्ष में केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों के खाली पदों के लिए नाम फाइनल किए थे। सरकार ने बताया कि यूपीए सरकार के समय एससी एसटी समुदाय के किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई थी। एनडीए सरकार ने 2018 में एसटी और 2020 में एससी समुदाय के सदस्यों को आयोग में नियुक्त किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और एसआईआर पर हुई उग्र चर्चा में हमने उनकी धज्जियां उड़ाई। सरकार मानसिक दबाव में थी। इसके साथ ही दिल्ली और बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण को उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा बताया। नहीं, वंदे मातरम और एसआईआर पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी।
आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब्ड, गाली तक दे दी सदन में। तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीज़न है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं। तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर एक एनजीओ और उसके वकील को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं पूरी न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं और सिस्टम को चरमरा सकती हैं। कोर्ट ने एनजीओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये याचिका 2014 के उस फैसले को पलटने की मांग को लेकर दायर की गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को आरटीई कानून से छूट दी गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखे शब्दों में पूछा कि आपको ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिट याचिका मेंटेनेबल नहीं है। बेंच ने वकील की सलाह पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब गलत सलाह देने वाले वकीलों को सजा देना शुरू किया जाएगा। अदालत ने याचिका को कानून और प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए तुरंत खारिज किया और 1 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में जमा करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर गूगल, मेटा और एक्स को बड़ा निर्देश दिया है। गावस्कर ने अपनी तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर जुआ, सट्टेबाजी और फर्जी राजनीतिक टिप्पणियों वाले फेक कंटेंट के खिलाफ पर्सनैलिटी राइट्स उल्लंघन का मामला दायर किया था। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने 3 प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया कि गावस्कर जैसे ही ऐसे कंटेंट के यूआरएल उपलब्ध कराएं, कंपनियों को 48 घंटे में नोटिस लेना होगा और 7 दिन के अंदर उसे हटाना या ब्लॉक करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले इंटरमीडियरी कंपनियों से संपर्क किया जाए, उसके बाद ही अदालत आगे हस्तक्षेप करेगी। भारतीय कुश्ती की दिग्गज खिलाड़ी विनेश फोगाट ने अपने संन्यास को वापस लेते हुए 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। पिछले साल पेरिस ओलंपिक के 50 किलो वर्ग के फाइनल में महज 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से अयोग्य घोषित होने के सदमे में विनेश ने संन्यास ले लिया था, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर एक भावुक पोस्ट में लिखा है कि लंबे अंतराल में उन्होंने पाया कि बैट से उनकी मोहब्बत और जीत की आग कभी बुझी ही नहीं थी। 34 साल की विनेश ने कहा कि मुझे अब भी ये खेल पसंद है, मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूँ। खास बात यह कि इस बार वे अकेली नहीं लड़ रही हैं। हाल में मां बनी विनेश अपने नवजात बेटे को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन और छोटा चीयर लीडर बता रही हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो गहरे संकट में है और इसी बीच डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को डीजीसीए ने सुरक्षा और ऑपरेशंस की देखरेख में लापरवाही के आरोप में अपने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स ऋषिराज चैटर्जी, सीमा झमनानी, अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक को सस्पेंड कर दिया। इधर डीजीसीए की 4 सदस्यों की कमेटी ने आज फिर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ की। सवालों का फोकस पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर हुई फ्लाइट कैंसिलेशन पर रहा। उधर कम किराए वाली उड़ान सेवा एयर डेक्कन शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो का संकट ओवर कॉन्फिडेंस और गलत प्लानिंग का नतीजा है। उनके मुताबिक 1 नवंबर से लागू हुए एफडीटीएल नियमों के दूसरे फेज को संभालने के लिए एयरलाइन के पास पर्याप्त पायलट ही नहीं थे। गोपीनाथ ने चेतावनी दी कि जब एयरलाइनें सिर्फ मुनाफे और स्टॉक मार्केट पर ध्यान देती हैं तो स्टाफ की आवाज अनसुनी हो जाती है। इस बीच इंडिगो को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी विभाग का 59 करोड़ का पेनल्टी नोटिस मिला है। हालांकि इंडिगो ने इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की घोषणा की है। भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के आखिरी सत्र में मजबूत उछाल के साथ समापन किया। सेंसेक्स 449 अंक ऊपर 85,267 पर बंद हुआ और निफ्टी 148 अंक की बढ़त के साथ 26,047 के स्तर को पार कर गया। मेटल और रियल्टी सेक्टरों ने चमक बिखेरी। हिंदुस्तान जिंक 8% चढ़ा। टाटा स्टील और हिंडाल्को 3 से 7% तक मजबूत हुए। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां 1.7% लुढ़की। वैश्विक संकेतों और भारत अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदों ने सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया। ब्रोकरेज जेफरीज ने
2026 के अंत तक निफ्टी के 28,300 टारगेट का अनुमान लगाया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।